morning and a very warm welcome to News Edge by Riya Idris. मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM के इत्तेहाद से शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने। अगरचे MQM के हवाले से या इस इत्तेहाद के हवाले से बहुत सारी क्वेश्चंस हैं। शहबाज शरीफ साहब इस बार वज़ारत उज़्मा की कुर्सी तो संभाल रहे हैं और अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें उनके पहले टेन्योर से ये टेन्योर इसलिए फ़र्क है कि पहला टेन्योर टेल एंड पर था, ये अब इलेक्शन के बाद है। पहला टेन्योर भी कंट्रोवर्सी के बाद था, इस दफ़ा भी एक कंट्रोवर्सी है इलेक्शन के हवाले से। पिछली दफ़ा भी एलाइज थे, इस दफ़ा भी एलाइज हैं। सो अपने भाई के जगह नवाज शरीफ साहब जो कि हमेशा मेजॉरिटी लेकर आए और एक समझा जा सकता है कि उन्होंने अकेले फैसले करने वाली गवर्नमेंट बनाई या अपने ऊपर इन्हिसार किया। शहबाज शरीफ साहब को ये लग्जरी ना पहले मिली थी ना ये अब मिलने जा रही है, लेकिन खुश हैं शहबाज शरीफ साहब, कॉन्फिडेंट हैं, यू कैन सी हिज बॉडी लैंग्वेज। मगर उसके बावजूद ये हकीकत तब्दील नहीं हो सकती कि ये कुर्सी फूलों का बिस्तर नहीं होगी बल्कि कांटों की सेज ही साबित होने जा रही है। इनके सामने इस वक्त मसाइल का अंबार है और अगर वो बर वक्त इसको हल ना कर सके तो फिर हालात उनके कंट्रोल में नहीं होंगे। या इस हवाले से उनके साथ लोग उनको बता रहे हैं, दूसरी पार्टी के लोग बता रहे हैं। सो ये कोई ऐसा सरप्राइजिंग न्यूज़ नहीं है। एक जानिब हुकूमत को मसाइल का सामना है तो दूसरी जानिब शहबाज शरीफ को अब पीपल्स पार्टी की वैसी हमायत भी हासिल नहीं होने जा रही जो कि माजी में थी। इनफैक्ट इस इलेक्शन का आप समझें कि एक असर होगा, जो कैंपेनिंग में बातचीत हुई है उसका एक असर होगा। सो हम एक एग्रेसिव किस्म की जहां अपोजिशन देखेंगे वहां पर एक एग्रेसिव किस्म की अलायंस भी देखेंगे। नई हुकूमत को बजट साजी और अहम फैसलों में पीपल्स पार्टी को कायल करना पड़ेगा, बार बार मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, उनकी बातें सुनना होंगी। शहबाज शरीफ ने खुद इस बात का एतराफ़ किया है कि उनके सामने पहाड़ जैसे मसाइल मौजूद हैं लेकिन वो उनको हल करेंगे। लेट्स वॉच हिम। हमारे पास मतलूबा तादाद है कि हम मुतफ़क्का तौर पर प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब को आइंदा का सदर मुंतखब करवाएंगे, मिलकर मुशावरत के साथ कदम बढ़ाएंगे। ये कोई सफर आसान नहीं, ये कांटों भरा सफर है। अगर हिम्मत जवां है तो इंशाअल्लाह हमालिया नुमा पहाड़ों को भी अबूर करेंगे। नसरुल्लाह मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आगाज़ आपसे करूंगी क्योंकि मेरे प्रोग्राम में एक नहीं 2-3 दफ़ा आपने कहा था कि आपको लग नहीं रहा कि मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, बड़े मियाँ साहब। अब वो हो गया है, आगे आपको किस किस्म की गवर्नमेंट नजर आ रही है शहबाज शरीफ साहब की? शुक्रिया फरियाद। देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ अचीव क्या करना चाह रहे थे। वो अचीव ये करना चाह रहे थे कि अगर वो सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बनते हैं जो है तो उसके बाद ही वो हुकूमत संभालेंगे। लेकिन इसके साथ दो और सवालात थे। एक ये था कि अगर वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं और पंजाब उन्हें देना पड़ता है मियाँ शहबाज शरीफ साहब को या हमजा साहब को, तो नवाज शरीफ साहब तो यकसू थे कि उन्हें इस बार इलेक्शन में जो है मरियम नवाज साहबा का जो सियासी कैरियर है उसका बाकायदा आगाज करवाना है। तो मेरे ख्याल में उनके पेश नज़र पंजाब था और पंजाब में मरियम नवाज साहबा को वो चीफ मिनिस्टर देखना चाहते थे। अब वो वज़ीर आज़म बन जाते और ऐसी हुकूमत में जिसमें इत्तेहादी हुकूमत होती तो उन्होंने ये बेहतर फैसला किया। उन्होंने ये समझा कि इत्तेहादी हुकूमत के सरबराह जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब होने चाहिए और पंजाब के अंदर जो बहरहाल उनका फोकस था कि मरियम नवाज साहबा पंजाब की वज़ीर बनकर पार्टी के लिए वही काम करेंगे जिस तरीके से मियाँ नवाज शरीफ ने पार्टी को मुत्तहिद किया या पार्टी के वोट बैंक मियाँ नवाज शरीफ के साथ जुड़ा हुआ है। अब वो वोट बैंक मरियम नवाज तक मुंतकिल करना चाहते हैं तो उनकी स्ट्रेटजी इस लिहाज से तो बेहतर है। अलबत्ता जो हुकूमत है इस वक्त जो पीपल्स पार्टी और PMLN की हुकूमत है, इसके बारे में जिन खदशात का इजहार अक्सर किया जाता है कि चल नहीं सकेंगे, आपस में कोई इख्तलाफ हो जाएगा, मुझे लगता नहीं है। मुल्क के सियासी हालात के पेश नज़र और 16 माह की जो हुकूमत रही पीपल्स पार्टी की और PMLN की, उसके बाद सियासी जलसों में तो ज़रूर तनकीद होती रही, लेकिन जो चैलेंज पीपल्स पार्टी को है वही चैलेंज PMLN को है। और अगर पीपल्स पार्टी और PMLN इस सियासी हालात से निपटने में कामयाब होते हैं तो दोनों सियासी जमातों को फ़ायदा होगा कि वो अपने आने वाले इलेक्शन के लिए एक भरपूर जो है सियासी अपने पास एक ताकत जो है वो अपने पास ले आएंगे। तो इसलिए ये कहना कि कोई आपस में लड़ाई हो सकती है, हुकूमत नहीं चलेगी या कोई दरार पड़ सकती है, जो मुझे इस वक्त नज़र नहीं आती। जरदारी साहब सदर पाकिस्तान होंगे, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे और जरदारी साहब की जो सोच है वो हमेशा से ये रही है
कि अब किसी जो लड़ाई झगड़े की बजाय मुफाहमत की सियासत की जाए और जो मुल्क की इकानमी जिस सूरत हाल से दो चार है, जो मुश्किलात हैं, उससे निकलने का वाहिद रास्ता ये है कि मुल्क के अंदर सियासी बहरान पैदा ना हो और जो इत्तेहाद हुकूमत में आए वो इत्तेहाद जो है वो बेहतर तरीके से ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग एनालिसिस दिया है एंड आई विल टेक दिस टू शमीला फारूकी, बट एक क्विक क्वेश्चन है आपसे मलिक साहब। यकीनन नवाज शरीफ साहब बड़े क्लियर थे, वो चाहते हैं कि उनकी लेगेसी मरियम नवाज तक मुंतकिल हो, लेकिन वो इस वक्त में उनको ये लेगेसी दे रहे हैं जबकि पंजाब वो वाला पंजाब नहीं है, जबकि PMLN पंजाब में वो वाली PMLN नहीं है। जिस किस्म का रिजल्ट आया है पंजाब में, डू यू थिंक कि बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क दे दिया मरियम नवाज को? मेरे ख्याल में एक तरफ ये मुश्किल टास्क भी है और दूसरी तरफ ये आसान टास्क भी है। मुश्किल इसलिए है कि PMLN को जो है अपनी दोबारा से अपने वोट बैंक में इजाफा करना है और अपनी जो नशिस्तें वो हारी हैं उसे वापस लेके आना है। लेकिन आसान इसलिए है कि मियां नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज ये साबित कर चुकी हैं कि वो क्राउड पुलर हैं, पार्टी के अंदर उनकी ग्रिप मजबूत हो चुकी है और जो पंजाब के लोग हैं मुस्लिम लीग नवाज के उनके साथ चलने को तैयार हैं। और अगर मरियम नवाज जिस तरीके से उन्होंने आगाज किया है, पहले रोज 5 मीटिंग्स उन्होंने ली, आज भी सुबह 9 बजे अपने ऑफिस पहुंच गई, तो मेरे ख्याल में उनके सामने टारगेट शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब की वजारत आला के दौर हैं। अगर वो इसी तरीके से स्पेस को बरकरार रखती हैं और मुस्लिम लीग नवाज की जो मलिक साहब, आपने उस्मान बुज़दार साहब के दौर को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। थोड़ा सा उनको मेरे ख्याल में उस्मान बुज़दार साहब मरियम नवाज के सामने टारगेट नहीं है, टारगेट उनके अपने चचा और उनके वालिद का जो दौर है वज़ारत जी, आई गेट दैट, वो दिस वाज ऑन लाइटर नोट, बट ठीक है आप कह रहे हैं कि एक तरफ मुश्किल तो है लेकिन एंटायरली पॉसिबल ऑल्सो। डॉक्टर शमीला फारूकी, जो ये खदशात हैं कि हुकूमत भी ज़्यादा नहीं चलेगी, ये भी कि ये अलायंस नहीं चलेगा, इसमें बहुत सारे सीनियर लीडर्स की भी स्टेटमेंट्स हैं। हम आपको सैयद खुर्शीद शाह साहब की स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, लेट्स वॉच दैट। सो शमीला फारूकी साहिबा, 5 साल का अलायंस होने जा रहा है PMLN और पीपल्स पार्टी का। जी शुक्रिया फरिया जी, बिल्कुल फिलहाल तो ऐसे ही नज़र आ रहा है और इसके अलावा कोई चॉइस भी नहीं थी। अगर पीपल्स पार्टी PMLN की मदद को ना आती हुकूमत साजी के हवाले से, तो इस वक्त कोई भी हुकूमत साजी नहीं कर पाता। किसी एक जमात के पास भी वो मैंडेट नहीं मिला कि वो खुद अपना वज़ीर आज़म चुने और हुकूमत साजी करें। अब देखिए सिचुएशन क्या है, इस मुल्क के अंदर आपको सियासी इस्तेहकाम की बहुत ज़रूरत है, इस मुल्क के अंदर आपको मुआशी बहाली की बहुत ज़रूरत है और मुआशी बहाली उसी वक्त आएगी जब तक सियासी इस्तेहकाम आएगा। सिचुएशन देखिए सिर्फ ये है कि ऑफ कोर्स 2 जमातें हैं, फिर पीपल्स पार्टी PMLN अलग मंशूर हैं, अलग आइडियोलॉजीज़ हैं, मुख्तलिफ मिजाज हैं मेंबरान के। एक दूसरी तरफ तीसरी तरफ जो है वो आप देखें तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट है, फिर छोटी कुछ जमातें। बात यह है कि कोलिशन गवर्नमेंट चलाना कोई आसान काम नहीं है। गो के पीपल्स पार्टी काबीना में इनके साथ नहीं होगी, बट MQM होगी और पीपल्स पार्टी केस टू केस बेसिस पे देखेगी किस तरह कहाँ पर किस हद तक मदद कर। आप लोग कैबिनेट पे नहीं होंगे, मिनिस्ट्रीज नहीं लेंगे, दिस इज फॉर 5 years, या यू थिंक आफ्टर सम टाइम ये रीविजिट होगा फैसला? देखिए फरिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं हतमी तौर पे तो कल के हवाले से कोई बात नहीं करूंगी। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हम भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि इस वक्त जो एक उसूली फ़ैसला किया है पीपल्स पार्टी ने, वो यही किया है कि हम वजारतों में शराकत दारी नहीं करेंगे। देखिए PMLN को मैंडेट मिला है, वो भी दूसरी जमात के एक जिसे कहते हैं ना पेडिस्टल पे। पहली जमात जो है वो सुन्नी इत्तेहाद है, दूसरी जमात PMLN है और तीसरी पीपल्स पार्टी है। तो हम वाकई नहीं समझते कि वी शुड बी पार्ट ऑफ द कैबिनेट बिकॉज हमें उस किस्म का मैंडेट नहीं मिला। और ये भी बहुत बड़ी कुर्बानी है मेरे नज़र में कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस ले रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस लेने के बाद भी हम पे जिम्मेदारी आएगी अच्छे और बुरे की, चाहे वो प्रेसिडेंट का ओहदा हो, चाहे वो गवर्नरशिप हो, चाहे वो दीगर पोजीशंस हो। हमें ये कहा जाएगा कि जी आप इस हुकूमत के साथ हैं, महंगाई बढ़ गई तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है, हमें सुनना पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि देखिए इस वक्त आई थिंक द बेस्ट चॉइस फॉर प्राइम मिनिस्टर PMLN से वो शहबाज शरीफ साहब, बिकॉज वो
साथ लेके चलने की उनको उनके पास एक आर्ट है, जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब मफाहमत के बादशाह हैं। आई थिंक ही विल बी अ ग्रेट प्रेसिडेंट बिकॉज वो तमाम जमातों को साथ ले लेंगे, और एक वो बफर होता है ना, जो कहीं पर कोई मसला आ गया, फला आ गया, वहां पर ही विल इंटरवीन और वो बफर क्रिएट करेंगे ताकि कोई फ्रिक्शन ना हो। इसी तरीके से शहबाज शरीफ इज वेल लाइक्ड बाय एवरीवन, सो आई फील कि एट दिस पॉइंट इन टाइम दिस वाज द बेस्ट चॉइस अवेलेबल। और मैं समझती हूँ कि अल्लाह करे कि ये हुकूमत चले, स्मूथली चले, कुछ मामलात बेहतरी की जानिब जाएं, आवाम को कुछ रिलीफ मिले, पाकिस्तान में माशी बहाली हो, सियासी इस्तेहकाम आए। ये वक्त की जरूरत है फरिया। वी कैन नॉट अफोर्ड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हम नहीं अफोर्ड कर सकते। आवाम पिस चुकी है, आवाम मर चुकी है। आवाम आज एक वक्त की भी इज्जत की रोटी खाने के लिए वो रोटी नहीं है। हम कहते थे ना 2 वक्त की इज्जत की रोटी मिल जाए, वो 2 वक्त भी चला गया। लोग इस वक्त बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, लोग इस बच्चों को स्कूलों में नहीं पढ़ा पा रहे। ये तो बात है आपकी, ठीक है मैम, ये चैलेंजेस हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि ये इलेक्शन मार्ड है, ये इलेक्शन क्लाउडेड है, एक दफा फिर रिगिंग के शदीद एलिगेशंस हैं। I wouldn't deny that. So if you allow लेकिन me, पाकिस्तान कौन सा इलेक्शन है जो मार्ड नहीं है? Right, if you कौन allow, सा इलेक्शन है जो नाजा नहीं है? वक्त एक ब्रेक का, we will be right back. And welcome back. पिछली दफा की पीडीएम की गवर्नमेंट से फर्क ये है, पिछली दफा एक कॉस्मेटिक ऑपोजिशन थी, इस दफा देयर इज गोइंग टू बी अ वेरी एग्रेसिव ऑपोजिशन। जरा बाबर अवान साहब की स्टेटमेंट सुनिए। आप जो मर्जी कर लें, इलेक्शन 8 फरवरी वाला माना जाएगा, 9 फरवरी वाला इलेक्शन नहीं माना जाएगा। जो ड्रामा करते थे, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते थे, ये जो प्राइम मिनिस्टर लाया जा रहा है, इसका सारी दुनिया ने कहा है कि ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। मैं ये वार्निंग देना चाहता हूं उन सारे लोगों को जो पाकिस्तान के लोगों के मैंडेट के ऊपर डाका डाल रहे हैं कि तुम्हारा भी यौम हिसाब आएगा और तुम भी इसी तरह अकेले हो जाओगे। अभी निकलने वाले हो, तुम्हारे चंद दिन रह गए जो 5 गवर्नमेंट्स लाई गई थी। जो ही ये जाएंगी, इनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगता है। So, नईम पंचोता साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एग्जैक्टली किस किस्म की ऑपोजिशन करने जा रही है पीटीआई? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। पहली बात तो ये है कि जो आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है, हम उसके लिए जंग लड़ रहे हैं और हम आखिरी सांस तक जो है वो लड़ेंगे। 5 साल के बाद इलेक्शन आते हैं और आवाम ने अपनी मर्ज़ी के मुंतखब नुमाइंदे किए। आपने देखा कि फॉर्म 45 में हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को फॉर्म 47 के अंदर हरा दिया गया। जो यहाँ बात हो रही है कि मुल्क के अंदर मुआशी इस्तेकाम तब तक नहीं आएगा जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक बात की जा रही है। हम तो यही कहते हैं कि सियासी इस्तेकाम होना चाहिए और जिसको आवाम ने मुंतखब किया है उनको हुकूमत बनाने देनी चाहिए। अब आप देखें कि KPK के अंदर हम मेजॉरिटी में, इसी तरह पंजाब के अंदर देखें तो 99 हमारे MPs जिनको हराया गया है जो जीते हुए थे, 106 हम ये मानते हैं, 99 वो मिलाएं तो आपके बन जाते हैं 205। रिज़र्व सीटें मिलाएं तो 250 के करीब हमारी ये सीटें बनती हैं। तो 2/3 मेजॉरिटी तो हमारे पास पंजाब के अंदर भी है। इसी तरह वफाक के अंदर हमारी सीटों के ऊपर डाका डाला गया और वफाक ये हम अभी तक कानूनी तौर पर तो साबित नहीं कर सके। टेक्निकली नॉकआउट हुए, ज्यादती हुई, हम सब कह सकते, चीटिंग भी हुई, चले मान ली नहीं। लेकिन इस वक्त की जो सिचुएशन है उसमें तो वही नंबर है जो अब नंबर आपका एक्सेप्टेड है, उसके साथ आप ऑपोजिशन नहीं कर सकते। गवर्नमेंट बना सकते थे पीपल्स पार्टी की, वो के साथ मिलकर वो आप लोगों ने अवेल नहीं की अपॉर्चुनिटी। सो एग्जैक्टली अहदाफ क्या है, इन ऑपोजिशन में जाके करना क्या है? बड़ा वाज़ेह तौर पर कह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो स्किप करने का मामला है ना, जैसे इलेक्शन कमीशन लटका रहा है कि दरखास्तें रिजेक्ट हैं जी, तो अब आप ट्राइब्यूनल में जाएं, ट्राइब्यूनल बना रहे और सिर्फ टाइम गेन करने के लिए स्पीकर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर आला ये बन जाएं, सारे मज़े लूट लें, उसके बाद 2 साल 4 साल जो आवाम ने वोट दिया है उसको ज़ाया कर दें। ऐसे कैसे मुमकिन है? आप सबसे पहले डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी साहब का केस, आप डू यू नो व्हाट केस दैट वाज? आई एम नॉट सेइंग ये ठीक है, लेकिन ये तल्ख हकीकत है। देखिए, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि कोई भी केस जो है अदालत के अंदर लटकना चाहिए या उसके अंदर जो है एडजमेंट होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी केस है, कोई भी मामला है तो फौरन उसके ऊपर डिसीजन होना चाहिए। बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये लटकेंगे। देखिए, वो तो लटका दिए गया ना, नहीं लटकने चाहिए और हम उसके लिए पुरअमन तरीके से जो हमारा हक है आईन पाकिस्तान देता है, हम एहतजाज भी करेंगे, हम लीगल फाइट भी करेंगे, जितनी आवाज़ आगे हो सकी असम्बली के अंदर जो है वो भी उठाएंगे। आपने पंजाब के अंदर भी देखा कि कल जिस तरह से इजलास सारा हुआ, जिस तरह से सिलेक्शन की गई, जिस तरह से हमारी तरफ से वहाँ पर रद्द-ए-अमल आया और जिस तरह से फिर उन लोगों को निकाला गया, फिर आए फिर गए,
तो ये सारा प्रोसेस आपने देखा। लेकिन ऐसे आप देख लें कि अगर आपको इतनी ही फिक्र है इस आवाम की, महंगाई की, बिजली के बिलों की, बाकी सारी चीज़ों की, तो सबसे पहले देखना आपको ये चाहिए कि जिसको आवाम ने मैंडेट दिया है उसको आप दें, हक दें। आप हक डाल के आप PP 71 सरगोदा से इलेक्शन लड़े जी, आपने चैलेंज कर दिया? जी बिल्कुल, मैंने चैलेंज किया और मेरी दरख्वास्त जो है उन्होंने खारिज कर दी इलेक्शन कमीशन ने, और ये कहा कि आप ट्राइब्यूनल के पास जाएं। अब ट्राइब्यूनल के पास हम तब जाएं कि वहाँ पर ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हो। हम पटिशन लेकर बैठे हुए हैं, वहाँ पर जो है वो ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हो नहीं रहा। तो जब तक ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा, वहाँ पर हमारी पटिशन जो है उसके ऊपर समाअत नहीं होगी, दायरी नहीं हो सकेगी, तो आगे केस कैसे चलेगा? इसी तरह से आप देख लें कि जो हमारे जीते हुए लोग थे उनको हरा दिया गया और जो हारे हुए थे उनको जितवा दिया गया। रिकाउंटिंग, आपने कोई देखा है कि कोई रिकाउंटिंग PTI के हक में कोई दोबारा फैसला आया हो? यही सूरत हाल ओवरऑल की जा रही है। अभी फैसलाबाद का हल्का है, उसके हवाले से रिकाउंटिंग के हवाले से फैसला होने जा रहा है कि वहाँ पर भी रिकाउंटिंग की जाए और उसमें फिर यही होगा कि उसे हरा दिया जाएगा। और आप पहले लिख लें कि फैसलाबाद के अंदर अगर रिकाउंटिंग दोबारा होती है तो वो हार जाएगा। तो ये क्या राना सनाउल्लाह का है, ये किसका है? वहाँ पर MNA के अली गौर बलोच वाला। पहले ही बता रहे हैं, क्यों आपको लग रहा है कि ऐसे होगा? देखें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पहले भी जो रिकाउंटिंग हुई है उसमें हमारे उम्मीदवार को हरा दिया गया है। इसी तरह से जो हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए थे वो आपने माने नहीं है। 1-1 लाख की लीड है लोगों की, नहीं मार रहे। 16,000 से ली वोटर जो है 117 से ली अलीम खान को हरा दिया है, लेकिन वो नहीं मार रहे। अगर आप लोग गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तरफ जाते हैं, आपको आसानी ना हो जाती है अपने मामला ठीक करने में? देखें, फॉर्मेशन की तरफ हम यही कह रहे हैं कि जो आवाम ने जिसको हक दिया है उसको आप क्यों नहीं देना चाहते और वो अपनी हुकूमत बनाए, जैसे KP में हम बना रहे हैं, वफाक में भी और पंजाब में हम आवाम का हक है। क्योंकि देखें ये आवाम वोट दे रही है ना, कोई हम ये तो नहीं कह रहे कि ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जंग है, बल्कि ये जंग है सिर्फ और सिर्फ इस कौम की जंग है, इस मुल्क की जंग है कि वोट किसको चाहते हैं लोग, जिसको लोग चाहते हैं उसको बनाया जाए। आप ऊपर से इम्पोर्टेड तरीके से नाफज करने की कोशिश करेंगे तो फिर आप कैसे कहेंगे कि मुल्क के अंदर जो है वो मुआशी इस्तेकाम आएगा या मुल्क जो है वो आगे लेकर जाएगा? वो तो फिर मुल्क के दुश्मन होंगे। हमारी आप ये कह रहे हैं कि बहुत मुमकिन है कि आपके नंबर और कम होने जा रहे हैं आइंदा दिनों में? हम तो देख रहे हैं आए रोज़ कोई ना कोई हमारा जो है MNA जीता हुआ जो है MP जीता हुआ उसे हरा रहे हैं। और क्यों हरा रहे हैं? सिर्फ ये कि जिसकी कोई डील हो रही है कि ठीक है जी मुझे भी बनाओ जो दौड़, इन्होंने देख लिया है ना कि शायद उस तरह से आगे मुल्क के अंदर जो है वो रिएक्शन नहीं आया या उस तरह से मुल्क जो है वो ब्लॉक नहीं हुआ। एहतजाज हमने किए हैं। ब्लॉक करना चाहते हैं आप? ये भी रिएक्शन देख रहे थे ना कि अगर मुल्क ब्लॉक होता है किस हद तक लोग निकलते हैं, किस हद तक अपने वोट जो है जो उन्होंने दिया है, जिसके ऊपर जो डाका डाला गया उसके अंदर क्या रिएक्शन आता है, तो उसके बाद डिसाइड करेंगे। अब उसके बाद ये डिसाइड हो रहा है कि ठीक है एक करके हराइए। वक्त हुआ एक ब्रेक का, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल प्लेयर मौलाना फजल रहमान के हवाले से भी आपको अब नई हुकूमत साजी में मामला फ़र्क नज़र आ रहे हैं। हमेशा मौलाना फजल रहमान साहब इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट शामिल रहे हैं हुकूमत के अंदर इन वन वे और अनदर, या किसी पावरफुल अलायंस का हिस्सा रहे हैं, जैसे कि वो PDM को लीड करते रहे हैं। इस दफ़ा वो अलग थलग नज़र आ रहे हैं। नई हुकूमत को उन्होंने ये दावा किया है कि दीवार के पीछे बैठे हुए लोग चलाएंगे। ज़रा देखिए। की हुकूमत हो और मुस्लिम लीग शामिल हो या लीग की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी शामिल हो, रोज एक दूसरे को ब्लैकमेल करते रहे। हुक्मरान हर वक्त अपने साथियों की तरफ देखेगा कि कहीं सुरख तो नहीं गए। आए रोज उसके अपने ही हलीफ और शरीक हुकूमत के मुतालबात आते रहे और वो पूरे कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे तो फिर जाहिर है कि उसी के हाथ में उसके बागे होंगे, वही उनको चलाएंगे। मलिक साहब, JUF ने बलूचिस्तान की हुकूमत में शमूलियत के लिए नून लीग से रब्ता किया एंड ये रब्ता उस वक्त किया जब वो बड़ी ख़तरनाक स्टेटमेंट्स दे चुके थे, जहाँ पे वो कह चुके थे कि PDM जो थी वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थी, वो उसका आर्मी चीफ की मुशावरत से आई, जिसमें ऑब्वियसली इट वाज वेरी एम्बैरसिंग फॉर PMLN। लेकिन नून लीग ने ये फिर कहा कि आपने ताख़ीर कर दी है। वाकई ताख़ीर कर दी थी? नाराज़ है PMLN या पहले से ही PMLN ने डिसाइड किया था कि JUF को नहीं रखना, तभी JUF ने जाकर फिर ये स्टेटमेंट्स दी? व्हाट हैपेंड? मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान के पास इतनी तादाद में नशिस्तें नहीं आ सकी जो वो डिमांड कर रहे हैं। अब अगर उन्हें सदर के तौर पे लिया जाए तो कैसे लिया जाए? पीपल्स पार्टी PMLN के इत्तेहाद से हुकूमत आसानी से बन सकती है। बलूचिस्तान के अंदर भी जो उनकी बात थी उससे निश्चित कम है। इसकी वो जो जिम्मेदारी है वो कहते हैं की सीटें कम कर दी। ये वो ढके छुपे अल्फाज में इसका इजहार भी करते हैं। मौलाना फजल रहमान भी वैसी ही सियासत कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि वो ये माहौल बना लें कि जो ये हुकूमत आने वाली है ये नहीं चलेगी। मौलाना फजल रहमान 16 माह की हुकूमत के PDM के सरबराह थे
उनकी उस वक्त की तकारीर निकाल के देख लें कि जी बिल्कुल ये हुकूमत बहुत अच्छा काम कर रही है, और पीटीआई के हवाले से जो उनका मौकफ था इस सियासी जमात को किस तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा वो भी आपके सामने है। आज मौलाना कह रहे हैं कि जी पीटीआई को हुकूमत बनाने देनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में ये सारी सियासत है, और सियासत किसी एक नजरिए या असूल पे खड़ी नहीं होती। ये मेरे ख्याल में अपनी किसी मसलत का शिकार होती है। लेकिन बलूचिस्तान की गवर्नमेंट से ये तो बात की बात है, सदर डिसाइड हो गया, फिर बलूचिस्तान में एक अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होती, वहां पे क्यों मना किया पीएमएलएन ने? देखिए मौलाना, जो जारहाना इनिंग्स खेलना जिसका आगाज उन्होंने बहुत पहले कर दिया था, उसकी वजह से मौलाना और मुस्लिम लीग नवाज के माबैन दूरियां बढ़ी हैं। मेरे ख्याल में यही वजह बनी है। लेकिन अगर मुझे आप तबसरा करने दें, पंजोथा साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मैं उनकी बात जरूर। एक आखिरी सवाल मौलाना के हवाले से कि मौलाना फजल रहमान, क्योंकि यहाँ कोई JUF का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, उनके ऊपर ये एक तासुर है, और बड़ी हद तक उनकी बात ठीक भी है कि उन्होंने बड़े मुश्किल वक्त में साथ दिया नवाज शरीफ साहब का, जब उनकी अपनी पार्टी के लोग नहीं थे उनके साथ खड़े। उस वक्त मौलाना फजल रहमान धरना लेकर आए, आवाज़ उठाई, ख़त्म लग रहे थे मामलात, उन्होंने उसको रिवाइव करने की कोशिश की, बहुत मौके पर उनको अलग करने की कोशिश की गई पीएमएलएन से, उन्होंने वो ऑफिस ठुकराई। सो इज इट जस्टिफाइड जो उनके साथ हुआ है? मौलाना ये क्रेडिट तो जाता है कि वो उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ खड़े हुए, जब वो लॉन्ग मार्च कर रहे थे, उन्हें कि पीएमएलएन उस तरीके से उनका साथ नहीं दे रही। लेकिन मौलाना ने शायद इंतखाबात के नताइज के बाद जल्दी कर ली थोड़ी सी अपने जारहाना मूड में। मैं समझता हूँ इन हालात में मौलाना जो है वो थोड़ी सी दूरियां बढ़ गई। हो सकता है आने वाले दिनों में आसिफ अली जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब कोशिश करें और मौलाना की ये तलखी जो है वो कम हो जाए। लेकिन मौलाना ने फौरी इंतखाबात के बाद जिस मौकफ का इजहार किया, उससे तो उन्होंने पूरे इस सारे सिस्टम के खिलाफ ये किस्म का जो है वो ऐलान कर दिया। तो ये वजह बनी है मौलाना की दूर जाने की। राइट, एंड नाउ कमिंग टू पंजोथा साहब। मैं पंजोथा साहब हमारे दोस्त हैं, मैं इन ऐसे पार्टी कारकुनों के मौकफ को ना हमेशा से अप्रिशिएट करता हूँ जो पीटीआई के कारकुन हैं। बाबर रवान साहब का आप मुझे सुना रही थी, बाबर रवान साहब के क्या है, वो तो कहा करते थे जरदारी साहब इस मुल्क के निजात दहिंदा हैं, पीपल्स पार्टी में हुआ करते थे, कितनी पार्टियां बदली। सवाल ये है कि 2013 के इंतखाबात हुए, पीटीआई को थोड़ा सा अपने रवैये के अंदर लचक पैदा करनी चाहिए। मैं नहीं कहता इलेक्शन में कहीं धांधली नहीं होगी या इलेक्शन पे कोई शिकायत नहीं हुई होंगी। सवाल ये है कि जो पीटीआई 2013 से जिसका आगाज किया गया, 2018 में यही उनके खिलाफ इल्जाम थे। लोगों को पता था कहां से टिकटें वापस करवाई गई, टिकटें तकसीम कौन करता रहा, किसको किस जगह से हराया गया, ये सब पीटीआई जानती है। लेकिन पीटीआई को ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप हारे तो आप धांधली लेके मैदान में आ जाएं, लोगों को आप बिल के साथ हरवा दें, तब आप जस्टिफाई करें कि नहीं जी मुल्क के अंदर बड़ी तब्दीली आ रही है। ये रवैया दुरुस्त नहीं है। आज भी 80 सीटें, 90 सीटें, 180 सीटें कही जाती हैं। कल आपको प्रूफ देने पड़े, अगर आपके पास प्रूफ ना हुए तो फिर आप क्या करेंगे? इमरान खान साहब के जो इल्जाम हैं 10 अरब पे शहबाज शरीफ ने ऑफर की, आज तक कोर्ट में उसमें पेश नहीं होते। मेरे ख्याल में इससे आगे निकल के अगर आपके पास एविडेंस है जिस नशिस्त के हवाले से, उस नशिस्त की बात की जाए। जब आपके पास एविडेंस नहीं होंगे फिर क्या होगा? मुल्क के अंदर एक अनारकी की कैफियत, एक इंतशार की कैफियत, आम आदमी ये समझता शायद थोड़ा सा फर्क मलिक साहब है नहीं 2013 से। इस दफा जो फॉर्म 45 है 100% फॉर्म 45 है, वो कह रहे हैं एक इंडिपेंडेंट ऑडिट करा लें। इंडिपेंडेंट ऑडिट उस वक्त भी हुआ था, सो उसकी तरफ जाना ही कोई नहीं जा रहा। व्हाई नॉट? उसकी वजह यह है कि मैं समझता हूँ कि बहुत से मकामात पे आज भी जो है इलेक्शन में उस शिकायत जायज होंगी, ये बात मानने वाली है। 2018 में भी जायज थी, 2013 में भी जायज थी। लेकिन आप मुझे बताइए कि ये सारी शिकायत केपीके में नहीं हुई। अब ये कहा जाता है कि केपीके वालों ने मैंडेट के ऊपर हिफाजत कर ली। ओ भाई क्या हिफाजत कर ली? सारे वहां के लोग भागे हुए थे। ठीक है, मैं आई लेट पंचोथा साहब आंसर दैट। शर्मिला फारूकी साहबा, जो बात की मौलाना फजल रहमान ने, उसी के हवाले से आप लोगों के अलायंस के बारे में JUF ही के लीडर हैं हाफिज अब्दुल्ला, वो भी एक एलिगेशन लगा रहे हैं, उन्हें देखिए। शर्मिला फारूकी साहबा, क्या कहीं से हेल्प भी हुई अलायंस बनाने के लिए? देखिए फरिया, पीपल्स पार्टी जो भी फैसला करती है वो बड़ी डिलिबरेशंस के बाद करती है। ना हमसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती फैसला करवा सकता है, ना हम इस किस्म की कोई पीपल्स पार्टी की ऐसी रवायत है कि ज़ोर पे या कहीं किसी सिफारिश से हम कोई फ़ैसला ले लें। पीपल्स पार्टी के तमाम अहम फैसले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में होते हैं। जो भी
मामलात होते हैं, जो भी आगे चलने का इरादा होता है, वो तमाम चीज़ें मेंबरान के सामने रखी जाती हैं जो चारों सूबों से मौजूद होते हैं, दे सीनियर वेटरन्स। 2 दिन पीपल्स पार्टी की सीसी हुई और पहले तो ये कहा जा रहा था कि जनाब पीपल्स पार्टी वजारतें भी ले रही है, पीपल्स पार्टी वो भी कर रही है और राजी है और ये है वो। लेकिन डिलिब्रेशंस के बाद जो हकाइक सामने आया, जो फैसला किया गया, वो ये था कि हम हुकूमत बनाने में तो उनकी मदद करेंगे लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, एंड वी स्टैंड बाय दिस। अब इसमें किसी की जोर जबरदस्ती की बात नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने पहले दिन ही ये बात कहती थी कि हम अपनी कमेटी बना रहे हैं और हम तमाम जमातों से बात करने को तैयार हैं जो हमसे बात करेंगी। अब अगर कोई जमात नहीं बात करना चाहती तो वो उनकी मर्जी है। हम तो शायद ये भी हो सकता था कि हम सुन्नी इत्तेहाद के साथ हुकूमत बना लेते, अगर वो हमसे राब्ता करते। दिस वुड हैव गॉन टू द सीईसी और वहां पर हम देखते कि जी पीएमएलएन ने भी हमें अप्रोच किया है, सुन्नी इत्तेहाद ने भी किया है, तो किसके साथ बनानी चाहिए हुकूमत। लेकिन उन्होंने अप्रोच ही नहीं किया, वो तो किसी के साथ बात करने को तैयार नहीं, माँ सिवाय मौलाना साहब के और वो चकसई साहब के, जिनके बारे में पता नहीं किस किस्म की वो गुफ्तगू करते थे, मजाक उड़ाते थे, तज़ीक करते थे। मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहती, आई डोंट वांट टू रिपीट ऑल दोस थिंग्स। एवरीबडी नोज कि सुन्नी इत्तेहाद के क्या बातें करते थे, क्या रिजर्वेशन है मौलाना साहब के बारे में। राइट अब बात ये है कि लेट्स मूव फॉरवर्ड। 2 सूबों में वैसे जो बातें किसी के बारे में करता था, आई थिंक इस वक्त तो बिल्कुल आइकॉनिक सिचुएशन है जो शहबाज शरीफ साहब कहते रहे सदर ज़रदारी के बारे में, बट आज वो इकट्ठे बैठे हुए हैं। आप बिल्कुल से कह रही हैं, और ये बातें उस वक्त हुई जब आप बीबी के बारे में क्या क्या बातें नहीं कही गई। वो तो थोड़ा ज्यादा पुराना जमाना है ना, बट ये तो अभी की बात है की। तो तमाम वो रंजिशें, वो शिकायत उन्होंने एक तरफ रखी सर मुल्की मफाद के लिए कि लेट्स मूव फॉरवर्ड, वतन वापस चलें, जमहूरियत करें, मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। शर्मिला साहिबा, जेयूआईएफ और पीटीआई भी मिलके फिर मूव फॉरवर्ड करते हैं, उनका भी तो मफाद मुल्की ही है। अच्छी बात है, करनी चाहिए। हम तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तो कह रहे हैं कि नई सोच को चुनो। ये नई सोच क्या है? ये गालम गलोच, ये तानाकसी, ये जेलों में डालना। वैसे और लाइट एंड और शर्मिला साहब, यू नो आई रिस्पेक्ट यू लॉट, ये आपने बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब की तरह एक नई डेफिनेशन दी है। शहबाज शरीफ साहब ने वोट को इज्जत दो की नई डेफिनेशन दी थी आफ्टर 4 years एंड नाउ आफ्टर डेज ऑफ कैंपेन्स एंड जबरदस्त कैंपेन की बिलावल भुट्टो ने, आप उनकी कैंपेन का मतलब भी बदल रही हैं। शुड यू डू दैट? नहीं, मतलब शुरू से ये था फरिया, मैं आपकी नई सोच क्या थी? शहबाज शरीफ नई सोच है। आपके साथ शोज किए और हमने यही कहा था कि 70 साल बोसीदा जो सियासत है, ये लड़ाई झगड़े की, ये दूसरे के ऊपर तानाकसी। सो नई सोच ये है कि पहली वाली पीडीएम बट इस दफा कैबिनेट में नहीं बैठेंगे। दिस इज द नई सोच। इट इज बिकॉज मुझे आप बताइए, आपने इलेक्शन में देख लिया ना, क्या किसी जमात को भी इंक्लूडिंग सुन्नी इत्तेहाद, क्या उनको भी कोई क्लियर मैंडेट मिला है? तमाम जमातों को वोट मिले जी। तो नई सोच पोस्ट इलेक्शन कर देते हैं इसको कि जी सब मिल के साथ बैठे और साथ चलें। ठीक है, they want everyone in the parliament and to work together। लेकिन ये तो माने ये पुरानी सोच है, सब बैठ जाते हैं इकट्ठे, ये नई सोच तो नहीं है। देखिए हमारी तरफ से तो नई सोच है, हम पीएमएलएन के साथ भी बैठने को तैयार बैठ रहे हैं, हम सुन्नी इत्तेहाद के साथ भी बैठने को तैयार हैं। ठीक है, सुन्नी इत्तेहाद से पूछ लेते हैं। सुन्नी इत्तेहाद आप बताएं, आप अभी पीटीआई में हैं, यू नॉट विद सुन्नी इत्तेहाद। देखें बहुत शुक्रिया, जीते के तो जाएंगे। देखें जी बिल्कुल बहुत शुक्रिया। बात यह है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इलेक्शन के अंदर ही आप देख लें जो कैंपेन चलाई गई है, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे को जिस तरह से गालियां दी और जिस तरह से लेकिन वो तो ऐसा मैंने आंसर कहा था, वो आप पे तंकीद करी थी जेयूआई पे, आपने भी बहुत कैंपेन चलाई है। जी बिल्कुल, जेयूआई के हवाले से जो आप बात कर रही हैं मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। देखें खान साहब ने ये कहा है कि जिसके साथ धांधली हुई है उसके साथ मिलकर हम स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने मौलाना के साथ धांधली हुई है जी, जो धांधली के खिलाफ है, जो धांधली के खिलाफ है, जो है कि मुल्क के अंदर जहाँ जिस हल्के में जो विक्टिमाइज है उसके साथ जो है मिलकर हम जो है वो पुरअमन तरीके से, आपने देखा कि हम पुरअमन तरीके से बिल्कुल एहतजाज हमारा हक है। और बात यह है कि यहाँ पर मसला ये नहीं है कि पीटीआई का मसला है कि वो वज़ीर आज़म बनाओ या कोई इस तरह का चीज़ है। मसला सिर्फ और सिर्फ ये है
कि आवाम ने वोट दिया है, आवाम ने अमानत दी है, उस अमानत के अंदर हम कैसे ख़यानत होने दें, और वो हमें चाहिए और हम बिल्कुल उसके ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज़ ही नहीं है। दूसरे नंबर पर बात यह है कि अगर कोई इखलाक की ज़रूरत थोड़ी सी भी हो ना, मैं अगर मुझे दिया जाता ना कि आपको वज़ीर आला बनाते और मैं हारा होता तो मैं तो कभी भी मैं तो इस्तीफ़ा दे देता और पार्टी छोड़ देता कि अगर पार्टी मुझे इस तरह की कोई डायरेक्शन देती। यहाँ पर ढिठाई के साथ आवाम के जो कहते थे कि वोट को इज़्ज़त दो, नारे हमेशा लगाते रहना, ये वोट को इज़्ज़त दी जा रही है कि इस वक्त भी जो हमारी मखसूस नशस्तों का मामला है इलेक्शन कमीशन के अंदर क्यों पेंडिंग है। फॉर्म 45 जो है 14 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड करते, राइट किया गया। सो लास्ट वर्ड टू यू मलिक साहब, आई हैव टू रैप इट अप। ये पॉइंट तो है वैसे, तो देखें एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने से मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आज मरीम नवाज पे इमरान साहब 2018 में इलेक्शन के अंदर जिस किस्म की इन्वायरमेंट थी, जो साहब भी जानते हैं, पूरी कौम जानती है, उस वक्त जो है मलिक साहब ऑन सीरियस नोट, बिकॉज़ बिल्कुल हम रैप अप करें, ये तो हम मान लें कि जो भी आवाज उठाता रहा उनको इतराज ये नहीं था मुदाखलत है, इतराज ये था कि मेरी तरफ क्यों नहीं नजरे करम है। यही साबित हो गया। अब तो मेरे ख्याल में सियासी जमातें अगर ये इसी तरीके से एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करती रहेंगी, आम आदमी का कोई फायदा नहीं होगा। सर आपको आज नजरे करम हो, आप आज नहीं देखें, बात ये नहीं है कि सियासी जमातें करती हैं, बात ये है कि हम तो बड़ा वाज़ेह तौर पर आवाम के बारे में बोल रहे हैं कि आवाम के साथ ज्यादती की जा रही है, जिसको मैंडेट दिया गया उसको वापस किया जाए। राइट, एंड विद दिस वी विल रैप अप। लेकिन उम्मीद यही है कि जैसे जैसे हालात स्मूथ होते हैं, यकीनन एक स्मूथ ट्रांजिशन हो, गवर्नमेंट चले भी, लेकिन जब तक धांधली के मामलात को एक प्रॉपर फोरम से एड्रेस नहीं किया जाएगा, तो जैसे मैंने पहले कहा कि एक मर्कीनेस है, एक क्लाउडेड तरीके से बन रही है ये गवर्नमेंट, उसको क्लियर करने का एक ही तरीका है और वो है एक क्रिस्टल क्लियर इंक्वायरी। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।